आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है एरर एनालिसिस। हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी एरर के बारे में कि एरर होती क्या है। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप की एरर पे देखी थी, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। उनके अलग अलग हमने पॉइंट्स पढ़े कि कैसे कैसे एरर्स आ सकती हैं। मैंने बोला था कि इनको बस आपको पढ़ना है एक बार, कहीं रैंडम ऐसे मेमोरी में ध्यान रखना है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एरर एनालिसिस की, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। एरर एनालिसिस क्या है सबसे पहली बात तो, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स से आपको एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है कि एक आपने लाइन खींची, ये लाइन आपने यहाँ पे खींची, और उस लाइन की लेंथ आपको पता करनी है। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेके इसको बार बार मेजर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से आपने 10 बार इसको मेजर किया। हर बार लेट्स से इसकी जो लेंथ आई वो आई 5.1 सेंटीमीटर, कभी आई 5.2 सेंटीमीटर, कभी 5 सेंटीमीटर, कभी अगेन 5.1 सेंटीमीटर। ऐसे आपने 10 रीडिंग्स ली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते होते लगभग आपने ऐसे रीडिंग्स इसकी ले ली। अब ये जो सारे रीडिंग्स हैं, इसमें इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो कुछ फिक्स्ड होगी। जितने भी रीडिंग्स आ रही है वो सारी इस एग्जैक्ट वैल्यू पे या तो कोई ना कोई रीडिंग एकदम सही आ जाएगी, या फिर इसके आसपास थोड़ी वेरी करती रहेंगी। तो ये जो वेरिएशन है इसी को हमने एरर बोला था। अब एरर कैसे हम इसमें कैलकुलेट करें, इतने सारे जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन सबसे मिला के एरर कैसे दिखाई जाए। तो दिखाने का तरीका होता है इसका एब्सोल्यूट एरर से। पहला जो तरीका है वो है एब्सोल्यूट एरर। क्या करेंगे इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है सबसे पहली बात, ट्रू वैल्यू मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है, सो दिस 5 सेंटीमीटर इज ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो ये सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो अगर ये सारी आपकी मेजर्ड क्वांटिटीज हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, तो लेट्स से दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, ये सारी आपकी मेजर्ड क्वांटिटीज हैं या मेजर्ड वैल्यूज हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड n टाइम्स, हमने इसको 4 बार किया, हमारे पास 4 वैल्यू आई, तो यहाँ पे n हो गया हमारे पास 4। ठीक है, ये 4 वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली। तो ये कैसे निकालोगे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, या तो आपको पता हो कि ये 5 सेंटीमीटर है डॉट, तो वो ट्रू वैल्यू हो गई। और अगर ऐसा नहीं दे रखा तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ये जितना भी आपने वैल्यूज निकाली इन सब का मीन, इस मीन को आप लेके चलेंगे कि दिस मीन इज ट्रू वैल्यू। तो एक बात ये समझने वाली बात है और याद रखने वाली बात है कि ट्रू वैल्यू कैसे कहा जाएगा, तो ट्रू वैल्यू इज द मीन ऑफ ऑल दीज मेजर्ड वैल्यूज। अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अर्थमेटिक मीन मतलब जो आप एवरेज लेते हैं उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। जितने, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर। अभी तो हालांकि आपने निकाला है मीन वैल्यू, तो ये निकाला सारी वैल्यूज का सम किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या, इससे आपको जो मिला उसका मैंने लिखा AM ट्रू वैल्यू। एक और तरीका क्या हो सकता है, इसे समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन के फॉर्म में कैसे आएगा, तो ये सारी क्वांटिटीज है ना, समेशन पढ़ा हुआ है आपने, कैसे करेंगे, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, मतलब आप इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसा चलता रहेगा यार। n क्वांटिटीज है तो n टाइम तक लिखते रहिए इसे आप, डिवाइड बाय n। सो दिस विल गिव यू द मीन वैल्यू। अब आपको निकालनी होता है, ये इज गिवन बाय AM minus A1, AM minus A2, AM minus AN। वैल्यूज थी उन सबको सब्ट्रैक्ट करते चलिए। तो जैसे आपने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीन वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इन सबको ऐड करते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो पाएंगे समेशन ऑफ A
आई विल गिव यू, देखिए 5 इंटू 4 20 तो हुई क्या, और यहाँ पे बात करें तो 0.1 0.2 और 0.1 0.4 ये हो गया, 20.4 इज दी इनका समेशन। अपने को चाहिए मीन वैल्यू, तो मीन कैसे निकलता है, जितना ऐड किया उतने नंबर ऑफ क्वांटिटीज को डिवाइड कर दो, 4 नंबर की 4 क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, कहता है 20.4 by 4 which will give you 5.1 is the mean value, और इससे हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू। अब हमें निकालनी है एरर्स, तो एरर्स कैसे निकालेंगे, इस ट्रू वैल्यू में से जो आपकी रीडिंग्स थे वो माइनस करते चलो। तो इस रीडिंग्स को मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपने को काम करना आसान रहे। ये आपकी रीडिंग्स आ गई, इसमें से अपने को ट्रू वैल्यू में से ये सारी चीजें माइनस करनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा A1, मतलब फर्स्ट रीडिंग में कितनी एरर थी, तो आपकी मीन वैल्यू आई 5.1, ये वैल्यू भी है 5.1, तो एरर इज 0। अगर A2 की बात करूं, A2 में कितनी एरर है, तो मीन वैल्यू है 5.1, ये है 5.2, एरर आई 0.1 की। सारी पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसमें हमेशा मीन ये जो एरर आती है एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा A3 लेके चलेंगे तो आप लिखेंगे 5 माइनस 5.2, ये आएगा 0.2। ऐसे ही डेल्टा A4 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5.1 माइनस 5.1 इज 0। तो ये आपने निकालनी एब्सोल्यूट एरर्स, इन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। मीन निकाला, मीन कैसे निकाला, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए, जो ऑब्जर्वेशंस आपने लिए, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। जो आपने स्केल पे देख देख के ऑब्जर्व किया कि कितनी इस लेंथ, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, इन्हें बोला ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस का आपने जब मीन लिया तो आपको मिल गया मीन वैल्यू, उसी को बोला गया ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू में से फिर से आपने सारे ऑब्जर्वेशंस को माइनस किया एक एक करके, तो उससे आपको हर एक की एब्सोल्यूट एरर मिलती चली गई। तो हर ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर आपको यहाँ पे मिल गई। तो एक तो बात हो गई एब्सोल्यूट एरर की। दूसरी जो बात आती है वो आती है मीन एब्सोल्यूट एरर की। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो नाम से समझ में आता है मीन, मीन मतलब एवरेज। तो जो भी आपने एरर्स अभी कैलकुलेट करी, उन सब का एवरेज ले लीजिए, दिस विल गिव यू द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपने अभी एरर क्या क्या कैलकुलेट करी, देखो यहाँ पे पहली थी 0, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर से 0। इन सब की मुझे अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 डिवाइड बाय कितनी एरर्स थे टोटल 4। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.3 by 4। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहला स्टेप आपने किया, एब्सोल्यूट एरर निकाली। वो निकालने के लिए पहले ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू चाहिए थी, तो जो ऑब्जर्वेशंस थी उन सबका एवरेज लिया, वो एवरेज विल गिव यू मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। उस मीन वैल्यू में से सारे ऑब्जर्वेशंस माइनस किए, एब्सोल्यूट एरर। इन सारे एब्सोल्यूट एरर्स का फिर से एवरेज ले लिया, तो आपको मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक क्लियर है बात। अब किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखा जा सकता है, तो क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है, जैसे अपन ने वहां जो क्वांटिटी आई थी, अपने पास AM आया था 5.1, मेन वैल्यू ये आई थी, और आपने अभी मेन एरर निकाल दी 0.3 by 4 विच इज 0.075। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, विच इज 0.075। तो ये जो क्वांटिटी है, इसको लिखने का तरीका अब क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 5.1 प्लस माइनस 0.075। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। इसका मतलब 5.1 में से आप 0.075 सब्ट्रैक्ट करो, 2 5.1 प्लस 0.075 करो, इसके बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं एरर, कि ये जो अपनी चीज लिखी ना प्लस माइनस करके इतना, कि हाँ एग्जैक्ट 5.1 का तो पता नहीं, लेकिन इस रेंज में जरूर ये आंसर आपको मिल जाएगा, इस लेंथ का आंसर आपको इस रेंज में जरूर मिल जाना चाहिए। सो दिस इज द एरर। तो ये आपने लिख ली अब मीन एब्सोल्यूट एरर। जो थर्ड इसका आगे वाला पार्ट आता है वो होता है रिलेटिव एरर। अब जो हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया उसी से सेकंड कैलकुलेट किया एवरेज निकाल के, अब सेकंड से थर्ड कैलकुलेट करेंगे। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली थी, अभी हमने एवरेज लेके निकाली, कितनी आई थी, मीन एरर आपके पास आई 0.075, दैट वाज द मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ये थी। अब आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा निकलता है इनिशियल वैल्यू पे या ट्रू वैल्यू पे, तो बस वही करना है आपको, बाय AM करो, तो परसेंटेज एरर कैन बी रिटन एज
डेल्टा AM बाई AM इंटू 100। सॉरी, दिस इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए आप ये कर लीजिए, दिस इज रिलेटिव एरर। तो कितना आ जाएगा 0.075 डिवाइड बाय AM। AM आपका था 5.1। दिस विल गिव द रिलेटिव एरर। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है। A driver's speedometer shows that his car is traveling at 60 km per hour when it is actually moving at 62 km per hour। जब एक्चुअली 62 पे चल रही है लेकिन स्पीडोमीटर अभी भी 60 दिखा रहा है, तो एरर कितनी है यहाँ पे? दिस एरर इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी? जितनी वो दिखा रहा है 60 वो दिखा रहा है, एरर कितनी है 2, तो रिलेटिव एरर इज 2 बाई 60.033। ये आपको रिलेटिव एरर दे देगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो आता है इससे रिलेटेड परसेंटेज एरर। जो आपने रिलेटिव एरर निकाली उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं आंसर बताऊं तो इसका परसेंटेज आंसर क्या हो जाएगा, इनटू आप 100 का परसेंटेज कर दीजिए तो आंसर शुड बी 3.3%। तो इस स्पीडोमीटर में कितनी एरर है? 3.3% एरर है इसमें। ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो एरर्स निकालना पूरा पूरा मैथमेटिकल काम है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप फिजिक्स के लैबोरेटरी में 11th 12th में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं आगे चल के, तो आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि किसी भी एरर की डेफिनेशन क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से ताकि अपनी चीजें क्लियर हो जाए कि अपन ने क्या किया है। तो एग्जांपल ये रहा, इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी दिस। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो आपने कभी पढ़ी नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पता, तो उसकी हमें बहुत जरूरत भी नहीं है, पर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या सीन है। सिंपल पेंडुलम मतलब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे एक मास लटका हुआ है, आपने स्ट्रिंग को ऊपर से पकड़ा हुआ है, जैसे इस तरीके से स्ट्रिंग है, नीचे एक मास है। इसको आप जब इस तरीके से मूव करेंगे, आप जब इसे छोड़ देंगे एक जगह से, तो ये लगातार इस तरीके से मूव करने लगेगा। इसे कहते हैं एक सिंपल पेंडुलम। और इसका टाइम पीरियड क्या है? जिस पोजीशन से शुरू हुआ ये वहां तक वापस आ जाए, इसमें कितना टाइम लगा, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। इनिशियल पोजीशन से शुरू होके वापस इसी पोजीशन पे आ गया, दिस इज टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड के लिए जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, स्टॉप वॉच लेके एक्सपेरिमेंट किए गए, तो कुछ ये आपको रीडिंग्स मिली। ठीक है, 4 बार आपने उसको ऑब्जर्व किया, 4 बार में ये डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आपको उसमें मिली। तो आपसे क्या क्या पूछा? अच्छा 5, सॉरी ये 5 यहाँ पे रीडिंग्स है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए, एब्सोल्यूट एरर बताइए एंड मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन ने अभी तक पढ़े थे, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या क्या हो गई? तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो है 2.63। अब उसको टाइम के टर्म में भी लिखते हैं क्योंकि ये टाइम चल रहा है, तो उसको टाइम के टर्म में लिख दो। T1 T2 2.56, T3 2.42, T4 2.71 and T5 2.80। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू रिमेंबर कैसे निकालेंगे? तो टी मीन इज, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लो, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5। ये कर लिया, सबको ऐड करेंगे। कोई एक बंदा मुझे जल्दी से बताएंगे इनका सम कितना हो रहा है? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जल्दी से मुझे बताओ इनका सम कितना है। जल्दी से मुझे बताएंगे कितना सम आ रहा है। यही आ रहा है क्या? 13.12 बाई 5 बाई 5 में करेंगे तो देखिए कितना आता है। यह आएगा 2.6 2.624। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2.624।
इसे अपन लेके चलते हैं 2.62 राउंड ऑफ करके, इसे लेते हैं 2.62, ठीक है 2.62 सेकंड्स। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मैंने इसे 2.62 ही क्यों लिया, 2.64 क्यों नहीं लिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हम आगे आज या कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। सो 2.62 सेकंड्स आपका ये आ गया टी मीन। सो एक आंसर क्लियर हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया बताइए एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट कितना है। तो एब्सोल्यूट इन ईच मेजरमेंट डेल्टा टी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपन सब्ट्रैक्ट करते चलें। किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.62 में से इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 2.62 माइनस ऑल दीज क्वांटिटीज T1 T2 T3 T4 ऐसे करते रहेंगे। तो यहाँ आएगा 0.01, यहाँ आपके पास आएगा 0.06, यहाँ पे आपके पास आएगा 0.20, यहाँ से मिलेगा आपको 0.09 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.18। ये आपकी सारी सब्ट्रैक्शन हो गई। इसमें से इसको सबको सब्ट्रैक्ट किया, ये आपकी चीजें मिल गई। प्लस माइनस का ध्यान अभी नहीं दिया है मैंने बोला था कि हमेशा पॉजिटिव होती है, एब्सोल्यूट रिजल्ट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये आ गया, तो ये चीज भी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। थर्ड देखते हैं, द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उन सबका मीन ले लो। तो डेल्टा टी मीन अगर देखना है मुझे, डेल्टा टी मीन, तो क्या करें, इन सबको ऐड कर लें। मैं यहाँ से लिखता हूँ 0.1, 0.6, 0.20, सॉरी 0.01 है, 0.06 है, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 5। कितना आ रहा है बताना जल्दी से। ये 1 और 6 और 7, 7 एंड 9, 16, तो 0.16 यहाँ पे हो गया, 0.34 हो गया, 0.54 हो गया। तो 0.54 डिवाइडेड बाय 5, ये आपको मिल जाएगा कितना हो रहा है, 0.18, यही आएगा ना। 54/5, ठीक है। 54/5 करोगे तो 1.8 आता है, तो ये आ जाएगा 0.18 या 0.018 एक्चुअली, यस 0.018, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि 2 पे डेसिमल लगाना है ना, यहाँ पे 2 पे डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.018 ये आपको मिल गया डेल्टा टी। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। देन पूछा है आपसे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है वही आपका डेल्टा टीएम जो आपने अभी निकाला डिवाइडेड बाय जो टीएम निकाला था वो, तो ये आपको मिल जाएगा 0.018 डिवाइडेड बाय 2.62 सेकंड्स, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, अभी मैं नहीं कर रहा है इसको, सॉल्व कर लेना है इसको, ये आपको आंसर दे देगा एक। एंड ऐसे ही आपको परसेंटेज एरर जब पूछा गया, तो परसेंटेज एरर भी आप यहाँ से बता पाएंगे। जो रिलेटिव एरर आई है उसमें आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। सो ये सारी तरीके से आपको हमेशा एरर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दे, जैसे यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई थी ऑलरेडी, ये ऑब्जर्वेशंस दी गई थी और आपसे सारी टाइप की एरर्स यहाँ पे निकालना पूछ लिया था। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो आता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर पे। प्रोपोगेशन ऑफ एरर मतलब एरर का आगे से आगे ट्रांसफर होना। ट्रांसफर कैसे हो सकती है इस बारे में अगर बात करें, तो जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है, आप बात कर रहे हैं लेट्स से जो आपने पढ़ा हुआ है S = UT + ½ AT स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब सोचो कि आप अगर टाइम कैलकुलेट कर रहे हो किसी मोशन का और उसमें एरर आ गई है, ठीक है। अब उस एरर वाले टाइम को आप अगर उस फॉर्मूला में पुट करते हो, तो सोचो डिस्प्लेसमेंट में भी एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने टाइम में एरर थी, उस फॉर्मूला में आपने पुट किया उस वैल्यू को, आपको डिस्प्लेसमेंट में भी एरर मिलेगी। फिर आप डिस्प्लेसमेंट को किसी और फॉर्मूला में पुट करो, लेट्स से वेलोसिटी कैलकुलेट करो, फिर उसको आप एरर मिलेगी। एक्सेलरेशन पुट कैलकुलेट करो, फिर एरर मिलेगी। तो एक एरर आगे से आगे लगातार प्रोपोगेट होती रहती है। अब किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हम कैसे देख सकते हैं कि एरर का प्रोपोगेशन कैसा होगा, इस बारे में भी बात करने वाले हैं। So, a number of measured quantities may be involved in the final calculation of an experiment. बिल्कुल ठीक बात है। So, different types of instruments might have been used for taking readings
एंड सबकी अलग अलग यहाँ पे एरर्स हो सकती है, हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग एरर्स यहाँ पे हो सकती है। जैसे आपने लेंथ के लिए एक स्केल यूज करी थी, उसको रीडिंग, उसकी रीडिंग में कोई एक एरर आ गई। टाइम के लिए स्टॉप वॉच यूज किया, उसके लिए एक एरर आ गई। अब ये सारी एरर क्लब होके फाइनली एक बड़ी एरर आपको वहां प्रोवाइड करेंगे। तो वो कैसे प्रोपोगेट हो रहा है ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो क्या क्या हो सकता है? द एरर इन द फाइनल रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम। एक अपन बहुत आसान सा फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो एरर वेलोसिटी में किस किस वजह से आ सकती है? लेंथ में जो एरर आई उस वजह से, टाइम में जो एरर आई उस वजह से, दोनों की वजह से वेलोसिटी पे एरर आ सकती है। और दूसरी, जो इनके बीच का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब जैसे यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ जो ये डिवीजन है, दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड हियर बिटवीन लेंथ एंड टाइम। तो इस ऑपरेशन की वजह से फाइनल एरर वेलोसिटी में कितनी आएगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी हम मान लीजिए ऐड करते हैं तो एरर का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर का क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड या पावर यूज करेंगे तो एरर कैसे प्रोपोगेट होगी। इससे कुछ रूल्स हैं जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल आता है वो आता है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को सम करते हो तो उसमें एरर कैसे देखी जाए। तो क्या होगा कि मान लीजिए एक क्वांटिटी है, अपन बात करते हैं लेंथ की। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स, ये एक लेंथ है। दूसरी लेंथ अगर मैं बात करूं, दिस इज 12 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स। ये दो लेंथ आपको दे रखी है। और अभी हमने पढ़ लिया कि ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस मेजरमेंट में 0.1 की एरर है और इस मेजरमेंट में 0.2 की एरर है। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं L1 प्लस L2 करना चाहता हूं तो एरर्स कैसे काउंट होंगी, ये अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने मैथमेटिकल एक रैंडम वेरिएबल्स ऐसे ले लिए। ए एक वेरिएबल है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए से लिखा गया है, बी बी प्लस माइनस डेल्टा बी से लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों को सम करेंगे। जेड अपन बना रहे हैं ए प्लस बी, एक नई क्वांटिटी। हमें देखना है कि डेल्टा जेड मतलब जेड में कितनी एरर है, वो हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, इसको सम किया, जैसे लिखते हैं वैसे इसको लिखा। देखो ध्यान से, तो ए और बी यहाँ पे ऐड हो गए अलग से। ये प्लस माइनस वाली क्वांटिटीज एक साथ अपन ने ले ली यहाँ पे। ध्यान से देखें तो ये है z, z इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को मैंने z रख दिया। एंड दिस क्वांटिटी will give you delta z. So delta z is basically delta a plus delta b. ठीक है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पे ध्यान देखिए माइनस का साइन नहीं है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो एरर जो है वो हमेशा ऐड होती है। एरर हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर अपने को कंसिडर करनी पड़ती है। इसलिए जब एरर आप काउंट करेंगे तो एरर का एडिशन करेंगे। तो डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि L1 प्लस L2, इसको अगर मैं L बोलता हूं तो डेल्टा L कितना आएगा? सो डेल्टा L विल बी 0.1 प्लस 0.2, दिस विल बी डेल्टा L व्हिच इज 0.3। सो मैं L को लिख सकता हूं 22 प्लस माइनस 0.3, दिस विल बी द फाइनल लेंथ जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 10 और 12, ये तो 22 सीधे ऐड हो गए और यहाँ पे एरर्स भी आपकी ऐड हो जाएंगे 0.3। तो दिस विल बी द फाइनल लेंथ जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 22 प्लस माइनस 0.3। तो ध्यान क्या रखना है, तो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर इसमें आपको कंसिडर करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल जल्दी से देखते हैं, बड़ा आसान सा एग्जांपल है। देखिए क्या कह रहा है। आपने सीरीज कनेक्शन पढ़ा है रेजिस्टेंसेस का। सीरीज कनेक्शन में क्या फॉर्मूला होता था? सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जल्दी बोलो क्या फॉर्मूला होता था? R1 प्लस R2, डायरेक्ट उसमें ऐड होता था सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि दो रेजिस्टेंस है, 100 प्लस माइनस 3 और एक 150 प्लस माइनस 2 ओम्स में है, कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सो अपने को करना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। करेंगे तो 100 प्लस 150, इनको मैंने एक साथ ले लिया प्लस माइनस, क्योंकि समेशन हो रहा है, इनकी एरर्स भी सीधी सीधी ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 2, सो आपका आंसर आप लिख सकते हैं 250 प्लस माइनस 5 ओम्स। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप से एरर्स गिवन हो तो आपके आंसर में भी आपको एरर्स अलग से दिखानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता ना कि 100 ओम है, 150 ओम है, तो मैं अपना आंसर सीधा 250 ओम लिख लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब एरर्स भी दे रखी हैं तो आपको अपने आंसर में भी एरर्स शो करनी पड़ेगी कि कितना एरर मैक्सिमम इसमें पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट जो आता है कि अगर मैं दो क्वांटिटीज का डिफरेंस ले रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तब एरर का क्या करें?
तो फिर से वही बात आती है, ए बी आपने ऐसी दो क्वांटिटीज ले ली, z इक्वल टू ए माइनस बी आप करना चाहते हैं। इस बार भी ध्यान दीजिए एरर ऐड होंगी, एरर फिर से क्या होंगी, ऐड होंगी। तो दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप चाहे क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो चाहे ऐड कर रहे हो, एरर्स हमेशा ऐड होंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सोचो मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है। मैं अगर एक क्वांटिटी मेजर कर रहा हूँ 10, इसको बोलता हूँ +-1। +-1 का मतलब क्या हो गया कि ये 9 से 11 तक वेरी कर सकती है, ये इसका मतलब था। एक दूसरी क्वांटिटी 15 +-1, इसका मतलब क्या हो गया, ये 14 से 16 तक वेरी कर सकती है। अब मेरे को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे ये अगर b है ये अगर a है तो मुझे b माइनस a करना है। ठीक है, b माइनस a करूंगा तो 15 माइनस 10 करोगे आप आएगा 5। प्लस माइनस क्या, अगर आप कहते हो कि मैं एरर को भी माइनस कर दूं तो आप लिखोगे 1-1 एरर मतलब 0। अगर ऐसा होता तो सोचो क्या गड़बड़ होती है यहाँ पे। गड़बड़ ये होती कि अगर मैं 16 में से 9 को माइनस करूं, क्योंकि 16 इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, a की एक पॉसिबल वैल्यू है 9, मुझे करना है b माइनस a, तो ऐसा पॉसिबल है ना कि मैं इसमें से इसको माइनस कर सकूं, क्योंकि दिस इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, दिस इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। अगर मैं से इसको में से इसको माइनस करता हूं तो आता है 7। ये तो गलत गलत हो गया है तो फिर, है ना। अब यही अगर आप सोचो ऐसा करते कि आप एरर को भी ऐड करके लिखते तो आप 1 और 1 2 करके लिखते, अब आपको आंसर मिल रहा है। ये कहां से कहां तक हो सकता है इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो सकता है 3 to 7 तक। इसका डिफरेंस 3 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और मिला अपने को। जब मैंने इसको और इसको कंसिडर किया मुझे डिफरेंस 7 मिला। इसी तरीके से अगर मैं इसको और इसको कंसिडर करूंगा मुझे डिफरेंस 3 मिलेगा। तो यस 3 का फाइनल एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो हमें एरर्स जो है वो हमेशा ऐड होंगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। चाहे आप उस दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो चाहे ऐड कर रहे हो, एरर्स ऑलवेज एडेड टुगेदर। तो ये वही एक्सप्रेशन जो है लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एरर जो है वो डिफरेंस में भी इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स ही आएगा। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका क्या आने वाला है। टेम्परेचर डिफरेंस आपसे पूछा गया है, T2 माइनस T1, क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी क्या लिखना चाहिए? T2 है आपके पास 50, T1 है 20, इन दोनों को तो माइनस कर दिया। एरर्स ऐड कर दो, एरर्स ऐड कर दोगे तो प्लस माइनस लिखोगे 0.5 प्लस 0.5। जो एक्चुअली आप सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हो वो यहाँ तो वो सेम ही रहने वाला है। मेन क्वांटिटीज तो अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, ऐड हो रही है तो ऐड ही करना है। बात आती है एरर की, एरर को हमेशा ऐड करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 +-1 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन। अब अपन आते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, तब आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। अगर डेल्टा ए और डेल्टा बी दो एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन द क्वांटिटी ए एंड बी, ठीक है, हमें चाहिए प्रोडक्ट इनका z इक्वल टू ए इंटू बी। और z को आप डेल्टा z अगर इसमें एरर है तो z लिखा जा सकता है इस तरीके से। और क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू बी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया मिला ए बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला बी डेल्टा ए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला ये। अब अगर मैं LHS को Z से डिवाइड कर दूं और RHS को AB से डिवाइड कर दूं, क्योंकि Z इक्वल टू AB है, मैं जानता हूँ Z इक्वल टू AB है, तो अगर मैं यहाँ पे Z डिवाइड कर देता हूँ और इस पूरे में A इंटू बी डिवाइड कर देता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ जब Z डिवाइड किया तो ये हो गया 1, और यहाँ से आया प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z। और इस पूरी क्वांटिटीज में मैंने AB डिवाइड कर दिया, तो देखो यहाँ क्या होगा, बाई AB ये हो गया 1। यहाँ
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली बी नीचे की तरफ, यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए नीचे की तरफ, ऐसे ही यहाँ पे बचेगा ए बी। ये पूरी चीज आपके सामने लिखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी है, ये क्वांटिटीज बहुत छोटी है, क्योंकि हम देखते हैं कि एरर, आप अगर 10 सेंटीमीटर की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें जो एरर आती है वो आती है 0.1 mm के बराबर। दिस इज द एरर, ये रेशियो रहता है एरर का। तो सोचो 0.1 mm, mm मतलब 0.01 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, इसको आप लग सकते हो लगभग 10⁻³ दिस इज द क्वांटिटी। और सोचो ऐसे डेल्टा बी भी आपको मिलेगा इसी रेंज में, 10⁻³ की रेंज में, और आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज डेल्टा बी बाई बी, दिस इज डेल्टा ए बाई ए, और आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻⁶, बहुत छोटी क्वांटिटी बनती है। जब वो इतनी छोटी क्वांटिटी बनती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस पूरे इक्वेशन से। सो नेग्लेक्टिंग दिस होल टर्म बिकॉज ये बहुत छोटी है, एरर बाई क्वांटिटी इज ऑलरेडी स्मॉल, और उसके बाद आप उनको मल्टीप्लाई भी कर दो तो और छोटी हो गई। जैसे आपने नेग्लेक्ट किया, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बन के आया है फाइनली, वो क्या बन के आया है, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। So this is the method to find the error in product. तो डेल्टा z by z is equal to plus minus डेल्टा a by a plus डेल्टा b by b। और इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्यों, एरर डिवाइड बाय क्वांटिटी इज फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर in the product of two quantities is equal to the sum of the fractional errors in the individual quantities। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, कई बार तो ना एरर पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसा अभी आपसे रेजिस्टेंस वाला पूछा गया, इसमें आपको रेजिस्टेंस का वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, और उसके बाद वो पूरा क्वेश्चन एरर पे ट्रांसफर हो गया कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली आपसे यहाँ पे ओम्स लॉ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि V इक्वल टू आई आर है, आई में आपको दे दिया एरर, आर में आपको दे दिया एरर, बताओ V में कितनी एरर आएगी। तो शायद क्वेश्चन अपने पास वही है, अपन चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एरिया का है, एरिया वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, आपसे पूछा गया बताइए एरिया विद एरर लिमिट्स कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपको दे रखी है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स, और ब्रेड्थ आपको दे रखी है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमें करना है इनका मल्टीप्लिकेशन, तो एरिया को मैं लिख लेता हूँ ए से, ठीक है, ताकि अपने पास ये भी एक ऐसा आ जाए, ए आ गया ये। अब अपने को चाहिए एरिया में एरर भी, तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, दिस इज डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये आपको मिलेगा एरर का फॉर्मूला। तो निकालते हैं एरर। डेल्टा ए अपने को कैलकुलेट करना है, ए अपन निकाल सकते हैं, ए कैसा निकाल सकते हैं, तो ए इक्वल टू एल इंटू बी, जैसे एल आपको दे रखा है 5.7, बी दे रखा है 3.4, ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऐसा ही, या इसको मैं एक काम करता हूँ अभी एल इंटू बी ही रहने देता हूँ, क्योंकि वो उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल आपको दे रखा है 0.1, एरर इन दी लेंथ 0.1 बाई लेंथ, एल इसको रख लेता हूँ फिलहाल, डेल्टा बी 0.2 डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आएगा एल इंटू बी, ये एल इंटू बी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू बी इंटू 0.1 प्लस एल इंटू 0.2, एलसीएम लेके अपन कर सकते हैं आराम से, कोई बस खास बात नहीं इसमें। यहाँ से आपको एरर मिलेगी, बी की वैल्यू डालता हूँ 3.4 इंटू 0.1 प्लस एल की वैल्यू डालता हूँ 5.7 इंटू 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.34 प्लस 57 का डबल होता है 114, और यहाँ से आएगा 1.14। तो यहाँ से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 1.38 एंड 48, तो 1.4 एट 8 सेंटीमीटर, दिस इज डेल्टा ए। तो ये आपको मिली अभी तक एरर इन दी एरिया। आपको अगर फाइनल एरिया लिखना है तो एरिया लिखने का क्या तरीका होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए,
A कैन बी रिटन एज 5.7 इंटू 3.4, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मैं नहीं कर रहा ये, प्लस माइनस डेल्टा ए इज 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द एरिया. तो जब भी ऐसे प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे, आपको एरिया कैसे, आपको एरर कैसे निकालनी है, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल बाई प्लस डेल्टा बी बाई बी, दिस इज द एरर. ये तरीका होगा जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी उस समय एरर निकालने का. सिमिलरली जब दो क्वांटिटीज डिवाइड होंगी तो एरर कैसे निकलेगी, तब भी यही तरीका है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आपके पास तब भी आएगा. तो एरर तभी आपको मिलेगी यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. तो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, सिमिलरली चाहे समेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, समेशन और सब्ट्रैक्शन में जो आप एरर निकालते थे वो ऐड हो जाती थी सीधी सीधी, वहां कोई दिक्कत नहीं थी. प्रोडक्ट या डिवीजन में डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, यहाँ से आपको डेल्टा जेड बाई जेड ये मिल जाता था. तो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, दोनों में ही आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप मुझे बता देंगे. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोल्टेज दे रखा है इतना, करंट दे रखा है इतना, पूछा रेजिस्टेंस बताइए. तो इसमें आपको एक बेसिक नॉलेज ओम्स लॉ की होनी चाहिए जो आपने 10th में पढ़ा था कि V इक्वल टू होता है IR. आपको रेजिस्टेंस पूछा गया है, मतलब V बाई आई आपसे पूछा है. ठीक है, एरर के साथ अपने को लिखना है. तो एरर जब भी प्रोडक्ट होगा या डिवीजन होगा कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा. अच्छा एक काम करते हैं, आपकी मीटिंग शायद यहाँ पे एंड होने वाली है, तो अपन इसको फिर से ज्वाइन करते हैं, सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन करते हैं एक बार.